Hello students, today we will discuss about conservation of momentum and collision. कॉलिजन के केस में हमें देखेंगे कि कैसे मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है और उसके बेसिस पे आपके 3 टाइप्स ऑफ कॉलिजन होते हैं, इलास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक कॉलिजन एंड कम्प्लीटली या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है या फिर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और किस तरह से हम इसकी प्रूविंग करेंगे। ठीक है, तो पहले हम प्रूव करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बट इस कॉलिजन क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, उनका दोनों का हमें कंसिडर कर रहे हैं, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m1 एंड m2। एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास क्या m2 है। ठीक है, और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1 एंड u2 है। m1 मास u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और m2 मास u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, u क्या होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है एंड v इंडिकेट करते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है, दोनों का मास आपका डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अगर दोनों ऑब्जेक्ट आपस में क्या करें, किसी पॉइंट पर टकरा जाएं, उनका आपस में क्या हो जाए, कॉलिजन हो जाए। तो कॉलिजन का मतलब क्या हुआ, उनका आपस में कोलाइड होना मीन्स आपस में उनका क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है। जब दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, दोनों का आपस में क्या होगा, कॉलिजन होगा। तो आफ्टर कोलाइडिंग दे विल मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज। अब जब दो ऑब्जेक्ट आपस में आ रही हैं और उनका आपस में टकरा गया, आपस में उनका आपस में कॉलिजन हो गया है, तो कॉलिजन के बाद ये तो श्योर है कि उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और जब वेलोसिटी चेंज हो गया तो मीन्स मान लीजिए कि आफ्टर कॉलिजन m1 की वेलोसिटी हो गई है v1 एंड m2 की वेलोसिटी हो गई है v2। ठीक है, तो v1 क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर कॉलिजन एंड u1 और u2 क्या है आपका वेलोसिटीज हैं m1 एंड m2 की बिफोर कॉलिजन। सो u1 एंड u2 आर द इनिशियल वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन एंड आपका v इज द v1 एंड v2 आर द वेलोसिटीज आफ्टर कॉलिजन। ओके, नाउ वी विल प्रूव मोमेंटम बिफोर कॉलिजन विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो देखिए आपका मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, आपका दोनों ऑब्जेक्ट का, अगर हम इस ऑब्जेक्ट इसकी ले बात करें, इसका पहले कॉलिजन से पहले इसका मोमेंटम क्या था, m1 u1 है। ठीक है, मास m1 का कॉलिजन से पहले मोमेंटम कितना है, m1 u1 है एंड कॉलिजन के बाद इसका मोमेंटम कितना हो गया है, m1 v1 हो गया। ठीक है, इसका कॉलिजन से पहले मोमेंटम कितना है, m1 u1 है और आपका कॉलिजन के बाद इसका मोमेंटम कितना हो गया, m1 v1 हो गया। अगर यही हम बात करें मास m2 की, मास m2 का कॉलिजन से पहले मोमेंटम था m2 u2 एंड कॉलिजन के बाद इसका मोमेंटम हो गया है m2 v2। ठीक है, तो अगर हम दोनों का ये m1 m2 का कॉलिजन से पहले का मोमेंटम है और ये m1 m2 का कॉलिजन के बाद मोमेंटम है, तो ये कहेंगे हमें ये प्रूव करना है कि नेट मोमेंटम ऑफ m1 एंड m2 विल बी कंजर्व, मीन्स m1 m2 दोनों का मिला के बिफोर कॉलिजन मोमेंटम विल बी इक्वल टू आफ्टर कॉलिजन। तो m1 m2 का बिफोर कॉलिजन मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 v2। यही हो जाएगा कि नहीं, बिफोर कॉलिजन मोमेंटम दोनों का कितना हो जाएगा, m1 m2 का m1 v1 m1 u1 प्लस m2 u2। दोनों का आफ्टर कॉलिजन कितना हो जाएगा मोमेंटम, m1 m2 का आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये आपका आफ्टर कॉलिजन हो गया है, m1 m2 का आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम और ये m1 m2 का बिफोर कॉलिजन मोमेंटम। तो यही हमें प्रूव करना है कि दोनों का बिफोर कॉलिजन m1 m2 दो मास हैं और जब आपस में कोलाइड करेंगे तो कॉलिजन के बाद इनका जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। मीन दोनों ही ऑब्जेक्ट का जो बिफोर कॉलिजन मोमेंटम था दैट विल बी कंजर्व एंड दैट मोमेंटम विल बी सेम एज मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बिफोर कॉलिजन विल बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो यही हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के लिए मास m1 m2 दोनों के लिए पहले हम क्या करेंगे, न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई करने से पहले हम दोनों के लिए इंडिविजुअल फोर्स F की वैल्यू या फिर आपका इम्पल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आपका एक इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम था। इम्पल्स मोमेंटम क्या कहता है, इम्पल्स विल बी इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स विल बी इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम एंड इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f dt। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था।
ठीक है, जो आपने इम्पल्स टॉपिक पढ़ाया गया तो वहाँ मैंने आपको बताया था इम्पल्स जे इक्वल टू होता है एफ डेल टी या फिर डी टी लीजिए, तो वो आपका स्मॉल पोर्शन के लिए है, ओवरऑल सिस्टम के लिए आप इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, देन जे विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। ठीक है, तो देखिए आप फर्स्ट पार्टिकल के लिए निकालिए, फर्स्ट पार्टिकल के लिए अप्लाई कीजिए इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स एफ डी टी 1-2 लिखा गया मतलब फोर्स अप्लाइड बाई फर्स्ट पार्टिकल ऑन सेकेंड पार्टिकल। ठीक है, नाउ दिस विल बी इक्वल टू द m1 v1। अब इसका देखिए m1 पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम क्या है, m1 पार्टिकल का पहले मोमेंटम है m1 u1, अब बाद में इसका मोमेंटम हो गया है m1 v1, तो इसका चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विल बी इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 u1। ठीक है, तो पहले आपने इसके लिए इम्पल्स की वैल्यू निकाला, मीन्स इम्पल्स या फिर आपकी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी विल बी इक्वल टू द m1 v1 माइनस m1 u1। नाउ फॉर सेकेंड पार्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ f21 dt मीन्स फोर्स ऑन आपका सेकेंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल, तो सेकेंड पार्टिकल पर फर्स्ट पार्टिकल के थ्रू जो आपका फोर्स होगा एफ डी टी दैट विल बी इक्वल टू इसका चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्टिकल के लिए देखिए मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है, फर्स्ट सेकेंड पार्टिकल दोनों के लिए हमने अलग अलग आपका इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई करा है। ठीक है, अब सेकेंड पार्टिकल के लिए चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्टिकल का पहले मोमेंटम m2 u2 था एंड बाद में मोमेंटम m2 v2 हो गया है, तो इसका चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया है m2 v2 माइनस m2 u2, मोमेंटम बिफोर कोलिजन और ये आपका मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है, तो इसका आफ्टर कोलिजन m2 v2 है मोमेंटम, बिफोर कोलिजन मोमेंटम आपका m2 u2 है, तो मोमेंटम में चेंज कितना आ गया है pf या माइनस pi होता है ना, या फिर आपका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम हो गया है m2 v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम है आपका m2 u2, तो आपका ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आपने अप्लाई कर दिया है दोनों इंडिविजुअल अलग अलग पार्टिकल फर्स्ट एंड सेकंड पार्टिकल के लिए। ठीक है, अब देखिए जब आपस में कोलाइड करेंगे तो आपका अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब दोनों फोर्स अप्लाई, जब दोनों पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे एंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल का सेकेंड फर्स्ट फोर्स बाई फर्स्ट पार्टिकल ऑन सेकेंड पार्टिकल विल बी इक्वल टू द फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड पार्टिकल, मीन्स दिस F12 विल बी इक्वल टू माइनस F21, F12 विल बी इक्वल टू माइनस F21। ये इंटीग्रेशन के बाद देखिए सिर्फ F क्यों लिया है, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका फॉर्मूला जैसे सिंपली होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ पूरे ओवरऑल सिस्टम के लिए आपने F की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, देन आपका F12 विल बी इक्वल टू F2 विल बी इक्वल टू माइनस F21, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये आपका न्यूटन के थर्ड लॉ में भी ये फॉर्मूला आपको बताया गया है। ठीक है, अब आप वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो F12 की वैल्यू क्या है m1 v1 माइनस m1 u1 एंड F21 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस m2 u2, ये देखिए माइनस साइन है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको देखिए v वाले टर्म को एक साथ लाइए, u वाले टर्म को एक साथ लेके जाइए, क्यों v हमारा आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज़ हैं, u हमारा बिफोर कोलिजन वेलोसिटी है, तो यहाँ से आपको फॉर्मूला आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, मतलब मीन्स मोमेंटम आफ्टर कोलिजन विल बी इक्वल टू द मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इट मीन्स आपका मोमेंटम जो है कंजर्व्ड है, वो आपका कांस्टेंट है कोलिजन से पहले एंड कोलिजन के बाद भी, जो आपका नेट मोमेंटम है, जो आपका टोटल मोमेंटम है दोनों सिस्टम का, दैट विल बी सेम, दैट विल बी कंजर्व। अब आपका मोमेंटम का कंजर्वेशन समझ में आ गया है, मीन्स मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो सिमिलरली आपका काइनेटिक एनर्जी का अगर कंजर्वेशन लिखोगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। तो दोनों टर्म के लिए क्या करोगे आप, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला लिखोगे एंड दोनों टर्म के लिए बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखोगे एंड देन मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन के लिए दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को इक्वल करके तो आप दिखा दोगे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसी पे बेस अब हम डिस्कस करेंगे कोलिजन। तो देखिए कोलिजन क्या होता है, कोलिजन में क्या होता है, आपके दो अलग अलग बॉडीज होती हैं, दोनों मिलके एक सिस्टम की तरफ वर्क करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मास m1 है और m2 है, दोनों का वेलोसिटी पहले क्या है u1 है u2 है,
और दोनों आपस में कोलाइड किए। कोलाइड करने के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई है। इसकी वेलोसिटी मास m1 की वेलोसिटी v1 हो गई है, मास m2 की वेलोसिटी क्या हो गई, v2 हो गई है। दिस ओवरऑल फिनोमिना इज नोन एज कॉलिजन। ठीक है, अब इस कॉलिजन के बेस पे आपके 3 तरह के कॉलिजन होते हैं। क्या? इलास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक कॉलिजन एंड कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन। नाउ व्हाट इज इलास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक कॉलिजन, कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन? इन केस ऑफ इलास्टिक कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ विल बी कंजर्व। मीन्स दोनों ही जो पार्टिकल हैं, जो इनका सिस्टम है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो व्हाट कंजर्वेशन, आप देखिए इन दोनों का बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा आपका, बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 u1, इसका क्या हो जाएगा मोमेंटम m2 u2। ठीक है, बिफोर कोलिजन दोनों का मोमेंटम। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या हो जाएगा, दोनों का मास m1 एंड मास m2 का, इसका मोमेंटम हो जाएगा आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस सेकंड का आपका मोमेंटम हो जाएगा m2 v2। तो मीन्स मोमेंटम आफ्टर कोलिजन विल बी इक्वल टू द मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली आपका काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है इलास्टिक कोलिजन के केस में। मीन्स इसका अब आपका देखिए बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी जाएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल 1/2 m2 u2 स्क्वायर। यही है, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन विल बी दिस 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी क्या हो गई, v1 v2 हो गई है। तो आफ्टर कोलिजन आपका मास m1 का वेलोसिटी हो जाएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल मास m2 1/2 m2 v2 स्क्वायर। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों ही कंजर्व होता है। मीन्स काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दोनों ही से आपका कंजर्व होता है। ठीक है, अब इसी के बेस पे क्या करेंगे, आप दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका डेरिवेशन आपको नोट्स में प्रोवाइड कराया गया है। आप दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वहाँ से आपको v1 और v2 के लिए, कि जब आपका ऑब्जेक्ट कोलाइड किया है v1 और v2 के लिए आपको इस तरह से फॉर्मूला मिल जाएगा। मीन जब आपकी वेलोसिटीज चेंज हो गई हैं, पहले वेलोसिटी कुछ और है एंड कोलिजन के बाद वेलोसिटी चेंज हो गई है, तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी v1 और v2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप ये फॉर्मूले दोनों फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे और दोनों को फॉर्मूले को सॉल्व करके आपको यहाँ से v1 और v2 की वैल्यू मीन्स आफ्टर कॉलिजन क्या है वेलोसिटी m1 पार्टिकल और m2 पार्टिकल कितनी होगी, सॉल्व करके आप यहाँ से v1 एंड v2 के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं और ये उसका फॉर्मूला है। फाइनली आपको इस तरह का फॉर्मूला मिलेगा v1 के लिए और इसी तरीके से आपका v2 के लिए भी फॉर्मूला मिलेगा। तो ये आपका डेरिवेशन आपको नोट्स में प्रोवाइड कराया गया है, आप देखेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इन इलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन या फिर कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, आपका मोमेंटम तो कंजर्व होता है बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। मीन्स मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बट काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन विल बी नॉट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। मीन्स आपका जब ऑब्जेक्ट कोलाइड करेंगे और उनकी जो वेलोसिटीज़ होंगी वो चेंज हो गई है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो फॉलो करता है, वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होता है, बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला जो लॉ है वो फॉलो नहीं होता है एंड दैट टाइप ऑफ कोलिजन इज नोन एज इन इलास्टिक कोलिजन। नाउ नेक्स्ट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन या फिर कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड करने के बाद उनकी वेलोसिटी सेम होती है। क्या होगा, आफ्टर कोलिजन बॉडीज विल मूव विथ सेम वेलोसिटी। मीन्स अगर आपका ये m1 और m2 दोनों की वेलोसिटी पहले क्या थी v1 u1 और u2 थी और ये आपस में कोलाइड किए और कोलाइड करने के बाद जब दोनों का मूवमेंट हुआ, जब दोनों ने मूव करना स्टार्ट किया डिफरेंट वेलोसिटी से, ठीक है ना, u1 और u2 दोनों से इनकी वेलोसिटी डिफरेंट है बट इन दोनों की वेलोसिटी सेम है। ये भी आपका मास m1 भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड मास m2 भी आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मीन्स आफ्टर कोलिजन ए बॉडीज विल मूव विथ सेम वेलोसिटी, मास m1 एंड मास m2 दोनों ही सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं कोलिजन के बाद। उसके बाद आफ्टर कोलिजन ए बॉडीज विल मूव विथ सेम वेलोसिटी, देन दैट टाइप ऑफ कोलिजन इज नोन एज completely inelastic collision. Thank you.